Hello students, how are you? Hope you all are good. I am Engineer Tanveer Ahmed, your chemistry mentor at Celsius Institute and NEET Kakaji platform. So students, in today's lecture, we will discuss remaining question of metal and non-metal. ठीक है, जिनको आपको वन बाय वन देखना है और फिर उसके बाद उनको सॉल्व करना है खुद से. अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं, it means you are getting the good marks and you will score in your main examination. So don't worry about that, be confident. Okay, चलिए करते हैं शुरू. क्या है क्वेश्चन देखिए. which of the pair will give displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट की बात की जाती है, तो अब हमें यहाँ पे बात करनी होगी. तो अब आप बताइए कौन सा आपका इसमें ऑप्शन हो सकता है. आंसर मैंने दिया है, आपको सिर्फ रीजन ढूंढना है. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देने के लिए क्या होती है बच्चा. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देने के लिए आपके पास में इसका होना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज का पता होना चाहिए. रिएक्टिविटी सीरीज, अगर आपके पास में रिएक्टिविटी सीरीज है और आपको उसके बारे में पता है तो आप कर सकते हैं. अब आप जैसे क्या करेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज अगर होती है तो उस रिएक्टिविटी सीरीज से आप क्या देखते हो कि जो आपके पास में वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्या बच्चा, वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से, या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी छोड़ दो, यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि जो आपके पास में रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें जो लेस रिएक्टिव मेटल है, क्या है बच्चा, लेस रिएक्टिव मेटल्स, लेस रिएक्टिव मेटल्स सॉल्ट सॉल्यूशन. क्या बच्चा, सॉल्ट जो सॉल्यूशन है वो क्या करेगा, वहां से मेटल डिस्प्लेस कर जाएगी. तो सीधी सी बात है कि लेस रिएक्टिव metal will be displaced. Less reactive metal will be displaced. Will be displaced. क्या होगा इसका मतलब कि अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखते हो तो आप देखोगे कि जो सोडियम है वो क्या है, एक स्ट्रोंग या मोर रिएक्टिव क्या है, मेटल है. क्या है बच्चा, मोर रिएक्टिव मेटल है. और अगर वो मोर रिएक्टिव मेटल है तो इसका जो सॉल्ट सॉल्यूशन ही तो है, ये सॉल्ट सॉल्यूशन है. यानी Na को डिस्प्लेस करने के लिए इससे भी हायर ऑर्डर वाली चाहिए, यानी लिथियम चाहिए. कॉपर है, नहीं होगा. Mg है और इसमें क्या कर रहे हो, एल्यूमिनियम डाल रहे हो, तो आप देखोगे Mg के बाद में एल्यूमिनियम आती है. तो ये क्या होती है रिएक्टिविटी सीरीज में, ऊपर, ये नीचे वाला. तो यानी नीचे वाले की क्या औकात कि ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर दे. FeSO4 सॉल्यूशन ये भी नहीं हो पाएगा, है ना, ये भी नहीं हो पाएगा ना, ये मोर रिएक्टिव होता है. यहां देखोगे तो कॉपर जो है, कॉपर जो है वो क्या है, वो मोर रिएक्टिव है. वो क्या है बेटा, मोर रिएक्टिव देन किससे, Ag से. तो Ag को कहेगा चल हट, यहां से हट, ये हट जाएगा डर के मारे और कॉपर इसको डिस्प्लेस कर देगा. आंसर डी. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. उम्मीद कर सकता हूं मैं आपसे. चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो देखिए क्या है, वन बाय वन आंसर लेके आया हूं साथ में. आंसर साथ में ही है, कोई दिक्कत नहीं है. यू आर गिवन ए हैमर. आपको एक क्या दिया गया है, हैमर. एक बैटरी दी गई है, एक बल्ब दिया गया है, वायर दी गई है और एक स्विच दिया गया है. अब क्या दिया गया, उन्होंने कहा है कि हाउ कुड यू यूज देम, हाउ कुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स और नॉन मेटल्स में आप किस तरह से इसको डिस्टिंग्विश करेंगे. तो एक बात बताओ मेरे को कि जो मेटल्स की प्रॉपर्टी है वो अगर कोई फॉलो करेगा इनमें से,
तो वो क्या होगा, वो क्या होगा बेटा, वो होगा मेटल। तो देखो वन बाय वन, विद द हैमर वी कैन बीट द सैंपल विद द हैमर। आप हैमर से क्या करोगे, आप सैंपल को क्या करोगे, बीट करोगे। एंड इफ इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, यानी अगर हम इनको थिन शीट में बदल देते हैं, क्या मतलब, अगर हम इनको थिन शीट में बदल देते हैं, दैट इज इट इज मेलिएबल, मतलब ये मेलिएबल है, तो वो क्या होगा, मेटल होगा। अदरवाइज वो क्या होगा, नॉन मेटल होगा। बोलो, समझ में आई ये बात। यानी यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी का यूज करना होगा। प्रॉपर्टी अगर यूज हो रही है तो आप कह सकते हैं कि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। मेटल की प्रॉपर्टी देख लो, मेटल वाली प्रॉपर्टी है तो ठीक है, नहीं तो नॉन मेटल तो होगा ही, वही चीज है। अब देखो सिमिलरली वी कैन यूज, क्या है, सिमिलरली वी कैन यूज द बैटरी, बल्ब, वायर्स एंड ए स्विच टू सेटअप ए सर्किट। एक सर्किट आप बना लो, जैसे अपना घर है, देखो अपने पास क्या है, हैमर है, हैमर से आपने उसको क्या किया, बीट किया। क्या किया बेटा, बीट किया। जब आपने उसको बीट किया, अगर वो थिन शीट में बदल गई, थिन शीट में बदल गई, इट मीन्स वो क्या है, मेटल। क्यों, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी होती है मेलिएबल। अगर वो मेलिएबल है, काम हो गया। अब एक बात करते हैं आगे की, क्या, कि अगर आपके पास में दे रखा है, ये बल्ब वगैरह है, बैटरी है, आप इनको मिला के सर्किट, मतलब हमारा घर है, उसके अंदर हमने बैटरी लगा दी, बल्ब लगा दिया, वायर्स लगा दिए। अब देखो क्या है, सर्किट बनाते हैं विद द सैंपल, सैंपल के साथ बनाते हैं। इफ द सैंपल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, अगर सैंपल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है तो ये क्या होगा, मेटल, अदरवाइज नॉन मेटल होगा। कहने का मतलब ये है कि ये अगर चीजें हमारे पास में हैं तो इनसे हमें जो सैंपल मिले उसको आप किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें सैंपल को पीट के देखना है, पीटने से मान गया मेटल है, उसके बाद जो पीटा हुआ मेटल है उसको लाए, उसके साथ सर्किट बनाया, सर्किट बना के उसमें क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई। अगर वो करंट कंडक्ट कर रहा है, इट मीन्स वो क्या है, मेटल है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या है, access the usefulness of the these tests in distinguish between the metals and non metal। अब क्या है कि भाई ये यूजफुल होंगे कि नहीं वो बताना है। द अबाउट टेस्ट आर यूजफुल इन डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एज दीज आर बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। उनका कहने का मतलब है कि जो आप ये ऊपर पंगे कर रहे हो, ये प्रोसेस करके देख रहे हो, क्या ये यूजफुल है कि नहीं। हाँ ये यूजफुल है, क्यों, क्योंकि ये मेटल की क्या बताते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज को बताते हैं, और यही हमने किया है। ये कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है इन टेस्ट में, तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज उसको फिर देखना और वो बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है। तो हम फिजिकल प्रॉपर्टी से मोस्ट ऑफ द चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। ओके, इज दैट क्लियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दिस वन इज योर important question and you can write here, you can write this question in your fair copy. Okay, that's fine. Have a look please. Here I have two questions for you. I have two questions for you. Okay, see one by one these questions and we will see what's happening in this question. Okay, now let's see questions. What are amphoteric oxide? इनको बताना है कि amphoteric oxide क्या होते हैं। Give two examples of amphoteric oxide. Amphoteric oxide क्या होते हैं ये आपको बताना है। तो amphoteric oxide किसकी तरह बिहेव करते हैं, बेस एज वेल एज एसिड। ये एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। वही होगा, दोज ऑक्साइड दैट बिहेव एज बोथ एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड आर कॉल्ड एम्फोटेरिक। बोलो ये बात समझ में आई। ये आपको अगर याद है, अगर अच्छे से याद है तो आप इससे ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे। अब इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल वहां पे मैंने लिखाए थे। जनाबे अली ने गाया बेकार मन से पंजाबी सॉन्ग, तो उसमें देख लो एल्यूमिनियम वाला और जिंक ऑक्साइड वाला, कौन सा बच्चा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड है, वो इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे। नेम टू मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स डाइल्यूट एसिड। तो अगर डाइल्यूट एसिड से, एंड टू मेटल्स विच विल नॉट,
जो डाइल्यूट एसिड से डिस्प्लेस करेगा और जो डिस्प्लेस नहीं करेगा। क्या मतलब है? अगर वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, इट मीन्स वो क्या है? अबाउ द हाइड्रोजन, अबाउ द हाइड्रोजन। और यहाँ पे क्या है? बिलो द हाइड्रोजन। क्या है बच्चा? बिलो द हाइड्रोजन। कहाँ पे? रिएक्टिविटी सीरीज में। किस में बच्चा? रिएक्टिविटी सीरीज में। रिएक्टिविटी सीरीज में आपको देखना होगा कि कौन डिस्प्लेस कर सकता है कौन नहीं। अगर मैं सीधा कहूं तो हाइड्रोजन डिस्प्लेस कराने के लिए मैंने लिख दिया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम भी कर सकते हो आप। उसके अलावा जो आप देना चाहो पोटेशियम भी दे सकते हो। तो वो तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज से अपनी मर्जी से कुछ भी लिखना था, तो इसमें इन्होंने एग्जांपल में दिया है सोडियम और पोटेशियम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लिथियम भी ले सकते हो। मेटल्स दैट आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन डू नॉट डिस्प्लेस इट, कॉपर और सिल्वर, सीधी सी बात है। कॉपर और सिल्वर, हाँ, ये आपके लिए याद करनी होगी। और अगर मैं कहूँ आपको रिएक्टिविटी सीरीज, ये जो है ना, ये गुरु मंत्र है मेरा। ये क्या है? गुरु मंत्र। इसको याद रखना। गुरु मंत्र क्या होगा कि आपको जो रिएक्टिविटी सीरीज है बच्चा, क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको क्या करना है? लर्न करना है। क्या करना है बेटा? लर्न करना है, बस। इससे ही काम होंगे, ये मैं बहुत पहले आपको बता चुका हूँ बचपन में, ठीक है ना। अब आप बड़े हो चुके हो। चलिए, क्या है? प्रत्यूष टुक। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको बहुत सी चीजें हैं। अब किसने क्या लिया है, हमें उस पर भी चर्चाएं करनी होगी। चर्चा उन्हीं का ही होता है जिनमें कुछ बात होती है, बिना उसके कोई वो नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या दिया गया है इसमें। इसमें दिया गया है बेटा कि प्रत्यूष टुक सल्फर पाउडर ऑन ए स्पैचुला एंड हीटेड इट। सल्फर पाउडर लिया, उसको क्या किया? हीट किया। ही कलेक्टेड द गैस इवॉल्व्ड बाय द इन्वर्टिंग ए टेस्ट ट्यूब ओवर इट। इसको टेस्ट ट्यूब को ऊपर रखा और इसके अंदर कोई गैस आई, उसको देखा। ए शोन बिलो, ठीक है ना। ये स्पैचुला है, इसके अंदर ये सल्फर है। इस सल्फर को इसने हीट किया, हीट करने से टेस्ट ट्यूब में कोई ना कोई गैस आई, उस गैस को देख रहा है बढ़ने से, ठीक है। व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर, मोइस्ट लिटमस पेपर, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। ये आपको बताना है, ठीक है बेटा। मतलब ये जो है आपके पास में, ये अलग क्वेश्चन है, ये आपके पास में अलग क्वेश्चन है, ए और बी। अब ए की बात कहूं तो देयर विल बी नो एक्शन ऑन ड्राई लिटमस पेपर। लिटमस पेपर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों? सिंस द गैस इज सल्फर डाइऑक्साइड, जो यहाँ पे गैस आ रही होगी सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर के SO2 बना रही है बच्चा। क्या बना रही है? SO2 बना रही है। सिंस द गैस इज सल्फर डाइऑक्साइड इट टर्न्स मॉइस्ट ब्लू लिटमस। अब देखो मॉइस्ट होना जरूरी है वहां पे, वरना उस लिटमस पेपर, क्योंकि जब तक उसको आप उसमें डुबाओगे नहीं, जब तक उसको आप मॉइस्ट नहीं करोगे, वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, वो रिएक्ट करेगा ही नहीं। मॉइस्ट देना जरूरी है लिटमस पेपर टू रेड बिकॉज सल्फर डाइऑक्साइड विद मॉइस्चर टू फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है? ये सल्फ्यूरस जो SO2 बनी है वो क्या करेगी? मॉइस्ट का मतलब क्या है? H2O होना जरूरी है। H2O होगा तो H2 किस में कन्वर्ट करेगा? ये H2SO3, H2SO3 एक्वस में। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चा सल्फ्यूरस एसिड। क्या ये बात समझ में आई? इसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरस एसिड। और ये दोनों जो रिएक्शन है यही बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होती है, आप देख सकते हो। सल्फर सॉलिड ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके SO2 गैस बना रहा है। क्या बना रहा है? SO2 गैस बना रहा है। अब SO2 जो गैस है वो H2O के साथ में रिएक्ट करके किसके में बना रही है? सल्फ्यूरस एसिड में कन्वर्ट हो रही है। क्या ये बात समझ में आई सभी को? एक बार इसको देख लीजिए यहाँ पे, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। चलिए चलो आगे का क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए। व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन। किस टाइप के ऑक्साइड बनते हैं अगर हम इसकी बात करें तो? अगर मैं आपको कहूं
जो आपके पास में पहले भी मैंने आपको बताया है कि नॉन मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट हो रही है, मतलब क्या हुआ, नॉन मेटल प्लस O2 ये क्या बनाएगी, नॉन मेटलिक ऑक्साइड। क्या होता है बच्चा, नॉन मेटलिक ऑक्साइड, नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनेगा। और जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड होता है क्या होता है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड होता है, ये कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। कैसा होता है बच्चा, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक नेचर का होता है, बस ये ध्यान रखना है। जैसे मैं बात करूं तो N2 प्लस O2 ये तो जनरली चल रिएक्ट करेगी नहीं, तो आपके पास में कार्बन प्लस O2 वो कैसा बनाएगी, CO2, CO2 एसिडिक नेचर की होती है। सल्फर प्लस O2 तो क्या बनाएगी ये, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये भी क्या होती है, एसिडिक नेचर की होती है। बस ये चीज़ें नॉन मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, क्या होती है, एसिडिक ऑक्साइड ये बनाते हैं। और एसिडिक ऑक्साइड आप जानते ही होंगे कौन से होते हैं, नॉन मेटलिक ऑक्साइड जितने भी हैं वो एसिडिक होते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फर प्लस SO2 नेचर का होता है, ठीक है। इसलिए वो पिछले वाले में अगर आप देखोगे तो क्या हुआ है, सल्फ्यूरस एसिड बनाता है और SO2 क्या करता है, लिटमस ब्लू लिटमस पेपर को रेड में, क्योंकि वो क्या है, एसिडिक है। एसिडिक एसिडिक जो होता है वो क्या करता है, एसिडिक हमेशा आपके ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है। ओके, चलिए आगे आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, दैट्स फाइन। देखो हमें रीजन देना है कि प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी, क्यों इसको ज्वेलरी के लिए यूज किया जाता है। सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल, इसको अंडर ऑयल ही क्यों रखा जाता है। एल्यूमिनियम इज ए हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज यूज मेक टू यूटेंसिल्स, मतलब जो आपके घरों के काम होते हैं उसके लिए जो होते हैं उनके लिए भी किया जाता है। इनका रीजन क्या है, तो देखिए पहला क्या है कि प्लेटिनम गोल्ड और सिल्वर जो है वो ज्वेलरी बनाने के काम में लिए जाते हैं, बिकॉज दे आर वेरी लस्ट्रस। वे क्या होते हैं, लस्ट्रस, मतलब सीधी सी बात है मेटलिक शाइन, मेटलिक शाइन। जो मेटलिक शाइन होती है, क्या बच्चा, जो मेटलिक शाइन होती है उसको भी बोलते हैं लस्टर। और सीधी सी बात है हम ऑर्नामेंट्स क्यों पहनते हैं, क्योंकि वो खूबसूरत दिखाई देते हैं बहुत ज्यादा, उसमें लस्टर्स होती है और कुछ नहीं है इसका रीजन। आल्सो दे आर वेरी लेस रिएक्टिव एंड डू नॉट कोरोड इजिली। अब जो शाइनिंग भी है प्लस लेस रिएक्टिव है, मतलब करंट वरंट अगर कुछ ऐसा सीन हो तो वो ज़्यादा उसमें करेगा नहीं, कंडक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है ना। मेटल है कर जाएगा लेकिन इतना हाईली रिएक्टिव है नहीं, बाहर के मॉइस्चर के साथ में वो रिएक्ट नहीं करेगा तो उस पर कोरोजन भी लगेगा, मतलब खराब होने का कोई चांस नहीं। इसलिए बेहतरीन क्वालिटी के हम क्या बनाते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। वो धीरे धीरे बहुत टाइम में लेस रिएक्टिव और क्या होते हैं, जल्दी से करोड़ नहीं होते, करोड़ होते हैं लेकिन इतनी, क्योंकि मेटल है तो देखो करोड़ तो होगा, रिएक्टिव तो होगी, लेकिन वो लेस रिएक्टिव होती है, बहुत कम, इस वजह से ये सब चीजें होती है, ठीक है। चलिए पहला हो गया। अब बताती है कि सोडियम पोटेशियम और लिथियम को आप केरोसिन के अंदर क्यों रखते हो। रिएक्टिविटी सीरीज, भैया भैया जी क्या, रिएक्टिविटी सीरीज, इसका कारण एक ही है, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में देखो लिथियम सोडियम पोटेशियम कहाँ आते हैं, वो आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर ही ऊपर, जो ऊपर ऊपर होता है वो क्या होता है, मोर रिएक्टिव। और अगर वो मोर रिएक्टिव है तो वो क्या करेगा, बाहर एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन के साथ में, एनवायरनमेंट में H2O के साथ में रिएक्ट कर जाएगा और बहुत फटाफट कर जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए इसको क्या करते हैं हम केरोसिन में, ताकि वो जल्दी से रिएक्ट ना करे, बस यही रीजन और कुछ नहीं। सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स, आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स एंड रिएक्ट वेरी विगोरियसली। विगोरियसली का मतलब क्या, बहुत तेजी से, विद एयर एज वेल एज वाटर, वाटर और इसके साथ कर लेते हैं। देयरफॉर दे आर केप्ट इम्बर्स्ड इन केरोसिन ऑयल इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कॉन्टेक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर। अब ये तो जानते हो तेल के अंदर रखेंगे तो वो एयर और मॉइस्चर से कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा और रिएक्ट नहीं कर पाएगा, दैट्स फाइन, ठीक है ना। ये सारे जो क्वेश्चन है ना ये एक एक नंबर के हैं, ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं, अगर इसको आप ध्यान से देखो तो इनका रीजन पूछ सकते हैं। थर्ड क्या है, एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव। एल्यूमिनियम भी हाईली रिएक्टिव है लेकिन उसका यूज हम इसके लिए क्यों करते हैं, देखिए दो एलियम, दो
एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल्स, क्या है? तो एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, इट इज रेजिस्टेंट टू कोरोजन, इट इज रेजिस्टेंट टू कोरोजन, ये कोरोजन के लिए क्या है? रेजिस्टेंट है कोरोजन का। हाईली रिएक्टिव होने के बाद में भी इस पे जो है कोरोजन मतलब उस पर जंग नहीं लगता है। दिस इज बिकॉज एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये क्या करती है? एल्यूमिनियम रिएक्ट करती है जो आपकी एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है उससे, और अपने ऊपर क्या करती है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक थिन लेयर बना लेती है, ठीक है। दिस ऑक्साइड लेयर इज वेरी स्टेबल, ये जो ऑक्साइड जो होती है ना उसके ऊपर लेयर, वो बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। एंड प्रिवेंट्स फर्दर रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद ऑक्सीजन, कहने का मतलब है एक लेयर बना दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, और वो क्या होती है? बहुत स्टेबल होती है, तो दूसरी बार उसको रिएक्ट करने नहीं देती, दूसरी बार उसको रिएक्ट करने देती। भाई ऊपर की तरफ एक क्या हो चुकी है? गार्ड आ चुका है। आल्सो इट इज लाइट इन वेट एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हेंस इट इज यूज्ड मेक टू यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स के अंदर क्या होगा कि भी गुड कंडक्टर हीट का है, तो जल्दी गर्म भी होगा तो उसमें खाना भी जल्दी बनेगा। दूसरा क्या है? लाइट वेट है, उठाने में भी क्या है? सही है, मतलब लाइट वेट कह दो, हमारे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से ये सब चीजें की जाती है। एक बार हैव ए लुक प्लीज, हैव ए लुक प्लीज, ठीक है। चलिए करते हैं आगे प्रोसीड। आगे क्वेश्चन है कि मेटल और नॉन मेटल में क्या है? मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस दीजिए, डिफरेंस दीजिए। फटाफट जितने भी थे वो मैंने सारे बताए थे आपको, ये आपको खुद से करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना बेटा? क्या है? ये आपका होमवर्क है, इसको उतारना है आपको और ग्रुप में आपको सेंड करना है, ये आपका होमवर्क है। मैं आपको एक एक जो है इसमें बता देता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है बताने में, ठीक है ना? को बताने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है मेटल और नॉन मेटल को। मेटल वो होती है जो क्या करती है? इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देती है, मतलब अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले लेती है, तो मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो ये क्या होंगी? नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखती है। दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, ये बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ में, जबकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे इसमें है, इसमें बात क्या करेंगे बेटा? Na2O, क्या करेंगे? Na2O, और यहाँ क्या बनेगा? CO2 सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनेंगे, यहाँ क्या बनेंगे? आयनिक बॉन्ड, और यहाँ क्या बनते हैं? कोवेलेंट। आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किनके बीच में? इनके बीच में, आयंस के बीच में, और आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होता है। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये आपको सभी को पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। यहाँ क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। किसकी वजह से बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड किसकी वजह से बनते हैं? ये बनते हैं बच्चा किसकी वजह से? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या समझ में आई ये बात? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनते हैं, ठीक है। अब क्या है कि जो मेटल है वो क्या करती है? रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। सम मेटल्स रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, सम हॉट वाटर, और कुछ स्टीम के साथ में। वो रिएक्टिविटी पे डिपेंड करती है, और ये कभी वाटर के साथ में रिएक्ट करते ही नहीं है, ठीक है ना। ये हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड सब बनाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है रिएक्टिविटी पे। कुछ तो कोल्ड वाटर के साथ ही कर जाएंगे, कुछ हॉट के साथ करेंगे, और कुछ तो स्टीम के साथ। स्टीम के साथ Fe करता है, कोल्ड वाटर के साथ तो सोडियम और पोटेशियम वो भी कर जाते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना इस चीज का। दे रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। अब देखो ये जो मेटल्स हैं इसमें आप कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनम, मरकरी और इनको छोड़ दो, तो बाकी सब जो है हाइड्रोजन से ऊपर वाली जितनी भी मेटल है, हाइड्रोजन के ऊपर जितनी मेटल है सारी की सारी डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को क्या करती है? डिस्प्लेस कर देती है। ये चीज बताई थी। और यहाँ क्या होती है? ये डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट करती ही नहीं है, नहीं करती है, ठीक है ना। दे रिएक्ट विद द सॉल्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मेटल डिपेंडिंग ऑन द रिएक्टिविटी। वही है कि कमजोर वाले का, अगर कमजोर वाले का क्या है? सॉल्ट का सॉल्यूशन, उसने मोर रिएक्टिव डाल दिया आपने मेटल। कमजोर मेटल का अगर सॉल्ट सॉल्यूशन है उसमें आपने मोर रिएक्टिव क्या डाल दी? मेटल डाल दी, तो क्या करेगी? कमजोर वाले के सॉल्ट सॉल्यूशन से उस कमजोर वाले से डिस्प्लेस कर देगी, है ना, उसको डिस्प्लेस कर देगी। जबकि ये क्या है? दे रिएक्ट विद द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ नॉन मेटल। ये नॉन मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट करते हैं, डिस्प्लेस नहीं करते हैं।
दे एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्यों? क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की होती है इलेक्ट्रॉन लेने की। इज दैट क्लियर? ये बात सभी को समझ में आई? ठीक है, चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया है? गिव रीजन वाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स। कॉपर का हम जो है यूज क्यों करते हैं हॉट वाटर टैंक्स, स्टील का यूज क्यों नहीं करते हैं जो कि एक आयरन का वो है? चलिए देखते हैं। कॉपर डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। कॉपर है ना वो कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट करता ही नहीं है, ठीक है ना, नहीं हॉट वाटर के साथ करता है नहीं स्टीम के साथ करता है। यानी कॉपर जो है वो न हॉट वाटर के साथ करेगा न कोल्ड वाटर के साथ में न स्टीम के साथ में, यानी इन तीनों में से किसी के साथ नहीं करेगा। तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया बात है कि अब उसमें अगर पानी आ गया, चाहे उसका टेम्परेचर कितना है, वो गर्म है ठंडा है, वो स्टीम बन रही है, तो कॉपर उसके साथ कभी रिएक्ट नहीं करेगा। जब रिएक्ट नहीं करेगा तो उसके जो टैंक होगा वो सेफ रहेगा, वो सेफ रहेगा हमारे लिए। तो हाउएवर जो आयरन होता है वो तो आप जानते हो कि मॉइस्ट के साथ में रिएक्ट करेगा करेगा और कोरोड होगा ही होगा। मतलब क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड बनेगा ही बनेगा। और जैसे ही ये सब चीजें बनेगी तो वो धीरे धीरे अपनी रिएक्टिविटी केमिकल रिएक्शन जो है वाटर के साथ करता रहेगा, और जब वो वाटर के साथ में रिएक्ट करता रहेगा तो वो कोरोड होगा और एक दिन वो टंकी गल जाएगी मतलब खराब हो जाएगी, ठीक है ना। विद स्टीम के साथ करता है। इफ द हॉट वाटर टैंक्स आर मेड अप ऑफ स्टील then iron would react vigorously with the steam formed from the hot water। hot water से जो बन रही है steam उसके साथ में क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करेगा तो बना देगा। जैसे ये दे रखा है Fe3 फेरीफेरो ऑक्साइड, इसको बोलते हैं फेरीफेरो ऑक्साइड, ठीक है ना। और यहाँ H2 जो है गैस को डिस्प्लेस कर दैट इज वाई कॉपर इज यूज टू मेक द हॉट वाटर टैंक्स नॉट द स्टील्स। बात आगे समझ में, सीधी सी बात है, रिएक्टिविटी का ही है और कुछ नहीं है। ओके चलिए ये क्वेश्चन और देख लीजिए। ये वाई सोडियम केप्ट इमर्ज केरोसिन ऑयल, ये चीज बताई थी कि जो आपके पास में सोडियम है, ये जो सोडियम है ये क्या है, अपर सिचुएटेड इन रिएक्टिविटी सीरीज, ये रिएक्टिविटी सीरीज में बेटा कहाँ है, ऊपर ही ऊपर है। और रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है तो ये पता है कि मोर रिएक्टिव होगा। क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। और मोर रिएक्टिव होगा तो एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन और वाटर के साथ में बहुत जल्दी फटाफट विगोरसली क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, इसलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है। सोडियम पोटेशियम आर वेरी हाई रिएक्टिव मेटल्स एंड कंबाइन द एक्सप्लोजिवली, एक्सप्लोजिव मतलब क्या, आग की तरह काम करती है, विद एयर एज वेल एज वाटर, हैंस दे कैच फायर इन केप्ट ओपन। अगर इसको ओपन में रख देंगे तो वो फायर कैच कर लेता है। मतलब फायर कैच करने मतलब क्या है, ये बहुत स्पीड से क्या करती है, रिएक्ट करती है तो ऑब्वियसली वहां पे एनर्जी जो होती है वो इतनी आती है कि जैसे गर्मी आ चुकी हो, ठीक है ना, तो उसकी वजह से लगता है कि भैया आग लग चुकी है, लाइक दैट। देयरफॉर टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स, अगर एक्सीडेंटल फायर से बचना है तो सोडियम को क्या करते हो, केरोसिन के तेल में रख देते हो। फिर लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। आयनिक कंपाउंड है तो उनके आयंस के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ, क्या बच्चा, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ उनके बीच में तो वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है। और मजबूत होगा तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि सॉलिड से वो मेल्ट होना शुरू हो, लिक्विड में चेंज हो, मेल्ट होगा। तो मेल्ट कब होगा, जब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाए, वीक हो जाए या वो टूटे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर या एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी वीक करने के लिए, यानी बहुत ज्यादा मजबूती होती है उनके फोर्स, मतलब जो उनका बॉन्ड होता है उनके बीच में। तो आयनिक बॉन्ड होने की वजह से यहाँ मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। द आयनिक कंपाउंड्स हैविंग द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स of attraction between the ions, therefore it requires a lot of energy, to overcome these forces. That's why ionic compounds have high melting point. Is that clear? I hope आपको ये चीज समझ में आई है जो करवाया गया है। ठीक है बेटा, तो 2 दिन से हमने क्वेश्चन किए हैं। अब आपको समझ में आ चुका है कि क्वेश्चन के आंसर किस तरह से लिखने हैं, कितने कितने नंबर के आएंगे और उसमें क्या क्या लिखना है। ठीक है बेटा, तो मेरा आपसे यही कहना है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चंस भी करवा दिए मैंने, थ्योरी भी करवा दी है। अब आप इसको जो है एनसीईआरटी से रीड आउट कर लें एक बार, जो टॉपिक्स हटा दिए गए हैं वो आपको पता होगा, जो पढ़ाए गए हैं वो टॉपिक्स एक बार कर लेना।
जो थ्योरी कराएगी दैट्स फाइन, गुड है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।